आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है प्रीति राठी। प्रीति राठी की कहानी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। दरअसल ये कहानी है 2013 की। एक लड़की जो आंखों में सपने लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है और उस पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, एक फॉर्म फिल करती है, जिसके बाद उसका एग्जाम होता है और उस एग्जाम को वो पास करती है। पास करने के कुछ ही दिनों बाद उसके घर पे डाकिया आता है और डाकिया एक चिट्ठी लेकर आता है जो थी उसका ज्वाइनिंग लेटर। जब प्रीति राठी उस ज्वाइनिंग लेटर को खोलती है तो उसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंचती है और परिवार वालों को वो लेटर दिखाती है। कहती है कि ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है और मेरी नौकरी बांद्रा में मुंबई में लगी है। परिवार वाले जब प्रीति की बात सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके खुशी का जश्न मनाने के लिए वो मोहल्ले भर में मिठाइयां बांटते हैं। धीरे धीरे प्रीति की ज्वाइनिंग का समय नजदीक आ रहा था, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में जहां उसे ज्वाइन करना था, कब ज्वाइन करना था, सब कुछ लिखा हुआ था। 1 मई 2013 की उन्होंने ट्रेन बुक करी, जिसमें प्रीति के साथ उसके पिता, उसके चाचा और चाची भी चलने के लिए तैयार थे। उन्होंने भी ट्रेन की टिकट बुक करवा रखी थी। 1 मई 2013 प्रीति की ट्रेन थी निजामुद्दीन से, जो बांद्रा के लिए रवाना होनी थी, जिस ट्रेन का नाम था गरीब रथ ट्रेन। प्रीति अपने पिता, अपने चाचा, चाची का नाम सुनीता दहिया, चाचा विनोद दहिया, पापा अमर सिंह राठी, ये चारों घर से निकलते हैं निजामुद्दीन के लिए। निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचते हैं। ट्रेन आने में कुछ वक्त था जब तक प्रीति स्टेशन पर इंतजार करती है, लेकिन उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी, उसके अंदर एक बेसब्री थी कि वो जल्दी से बांद्रा पहुंचे और अपनी ज्वाइनिंग शुरू करे। वो अपनी नौकरी पर पहले दिन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है तो प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची भी उस ट्रेन में बैठते हैं। बैठने के लिए प्रीति ही इंतजाम करती है, सीट को देखती है कि उनकी कौन सी सीट है। जब पूरा परिवार, चारों बंदे वो बैठ जाते हैं, तब कुछ समय ऐसे ही बीतता है बातचीत में, लेकिन कुछ देर बाद प्रीति के पिता अमर की एक लड़के पर निगाह पड़ती है। वो देखते हैं कि एक लड़का वहीं पर बार बार चक्कर लगा रहा है, जिसकी निगाह प्रीति के ऊपर टिकी हुई है। वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम बार बार इस बोगी में चक्कर क्यों लगा रहे हो, क्यों यहीं आकर रुक जाते हो, अगर तुम्हारी सीट है तो अपनी सीट पर जाकर बैठो। जिस पर वो लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है और दूसरी बोगी में चला जाता है। लेकिन बार बार दिल्ली से बांद्रा तक का सफर, जिसमें 16 घंटे लगने थे, वो लड़का प्रीति पर नजर टिकाए हुए था। वो कोशिश कर रहा था कि कब प्रीति उसके पास आए और वो अपने काम को अंजाम दे, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके पिता, प्रीति के पिता अमर राठी भी चौकन्ने हो गए थे और वो प्रीति को एक कोने में बिठाते हैं ताकि कोई इंसान उस पर बुरी नजर ना डाल सके। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकती है 2 मई की सुबह, तब प्रीति राठी अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतरती है और परिवार, जो चाचा चाची और उसके पिता थे, वो ट्रेन से उतरने के बाद काफी तेजी से चलते हैं, जिसमें कि प्रीति राठी थोड़ा सा पीछे रह जाती है, क्योंकि वो थकान महसूस कर रही थी। प्रीति राठी जब देखती है कि उसके पिता काफी आगे निकल चुके हैं तो वो अपने कदमों को तेज करती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक इंसान, जिसने गमछे से अपना चेहरा कवर किया हुआ था और सर पर टोपी ओढ़ी हुई थी, वो एक 2 किलो का डब्बल लिए हुए हाथ में च्यवनप्राश का,
उसमें जो कुछ था वो प्रीति के चेहरे पर दे मारता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जब प्रीति चिल्लाना शुरू करती है, चीखती है, तो प्रीति के चाचा चाची और उसके पिता और आसपास स्टेशन पर जितनी भी भीड़ थी वो वहां पर एकत्रित हो जाती है, जिसमें उसके पिता वहां पर आकर देखते हैं कि प्रीति के चेहरा बुरी तरीके से झुलस चुका है और वो चीखें मार रही है। जब वो प्रीति के चेहरे पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये तरल पदार्थ क्या है, तो उनके हाथ भी जलन महसूस होती है। लेकिन पास में खड़ा एक लड़का समीर शेख, जिसकी इस केस में अहम भूमिका रही है आखिरी तक, वो देखता है कि जो वो 2 किलो का च्यवनप्राश का डब्बा था उसे उठाकर कोशिश करता है देखने की कि ऐसा उसमें क्या था। जब उस डिब्बे को वो उठाता है तो उसमें से कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरती है। जब वो देखता है कि उसमें काफी जलनशील पदार्थ है, वो समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है कि सलमान, सलीम, दौड़कर इस लड़के को पकड़ो, इस लड़के ने इस लड़की के ऊपर एसिड से अटैक किया है। वो भागते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वो लड़का जिसने प्रीति के ऊपर एसिड अटैक किया था वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। फिर वो लड़के फिर से उस प्रीति के पास में आते हैं, लेकिन प्रीति के पास पहुंचकर जो रेलवे स्टेशन के कर्मचारी थे वो उसे रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोकते हैं, जिसके बाद वो पास के ही गुरु नानक अस्पताल में प्रीति को एडमिट करते हैं। लेकिन उस अस्पताल में बर्न वार्ड नहीं था और ना ही ऐसी कोई सुविधा थी जिससे प्रीति का इलाज हो सकता था, जिसके बाद वो मुंबई के ही मसीना अस्पताल में प्रीति को एडमिट करते हैं और जहां पर उसका इलाज शुरू होता है। प्रीति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। 2 मई को उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और 1 जून तक वो वहां पर भर्ती रहती है। प्रीति डॉक्टरों से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, ऐसा क्या चीज है जो उसको परेशान कर रही है। उसको दिखाई देना बंद हो चुका था। वो जोर जोर से किलकियां मारती थी, शोर मचाती थी कि उसको कोई बचा ले, उसकी आंखें अब उसे दिखाई देगा या नहीं देगा। डॉक्टर उसे तसल्ली देते थे कि तुम्हारी आंखें ठीक है, कुछ दिनों बाद तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर ये खबर फैली न्यूज़पेपर के द्वारा, तो हर एक इंसान प्रीति राठी की बचने की प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसे, लड़की को इस दर्द से कैसे भी करके निकाल ले। प्रीति राठी एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकाल रही थी। आए दिन उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से एक ही बात कहती थी। प्रीति राठी हॉस्पिटल में, क्योंकि एसिड अटैक के बाद वो बोल नहीं पा रही थी, वो अपने पिता से इशारा करती है हाथ से कि उसे कुछ लिखना है, कुछ बताना है। तब वो अपने पिता से एक पेपर लेती है और जिस पेपर पर वो लिखती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ इस तरह किया गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है, मेरी ज्वाइनिंग थी जिसके लिए मैं खुश थी, मुझे पता नहीं कि मेरा अब ये चेहरा ठीक होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और बिना देखे और बिना बोले मेरा समय कटना बहुत ही मुश्किल है। उधर प्रीति भी काफी परेशान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया से चली जाएगी। 1 महीना बीत चुका था, 1 जून आ चुका था, जब सुबह के समय प्रीति राठी अपनी आखिरी सांसें लेती है और इस दुनिया से चल बसती है। लेकिन अभी तक प्रीति राठी के कातिलों का पता नहीं चल रहा था। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग पुलिस के हाथ नहीं था जिससे पुलिस पता लगा सके कि प्रीति के ऊपर जो एसिड अटैक हुआ था वो किसने किया था। लेकिन धीरे धीरे जब छानबीन आगे बढ़ती है तो रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज के खंगालने की बात आती है, जहां पर एसिड अटैक हुआ था। लेकिन जिस जगह प्रीति के ऊपर एसिड अटैक हुआ था वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिसके कारण पुलिस के हाथ भी खाली थे।
लेकिन जो समीर शेख, सलीम और सलमान, जो ये 3 लोग थे, इन्होंने पुलिस को उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो लड़का था, जो भाग रहा था एसिड अटैक करने के बाद, उसकी उम्र महज 22 से 25 साल के बीच की थी और जिस समय हम उसका पीछा कर रहे थे उस समय उसका गमछा थोड़ा सा हट गया था, जिसके कारण उसका चेहरा दिखाई दिया। पुलिस सलीम, सलमान और समीर शेख के द्वारा बताया हुआ उस मुजरिम का एक स्केच तैयार करवाती है, जिसके बिना पर उसकी छानबीन शुरू होती है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, क्योंकि ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि स्केच के आधार पर भी उसे ढूंढा जा सके। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, करीब 1 साल होने को आया था, लेकिन अभी तक ऐसा पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं था। लेकिन अचानक से प्रीति की बहन तनु के पास फोन आता है और एक पवन नाम का लड़का जो तनु से पूछता है कि तुम्हारी बहन प्रीति राठी की तबीयत अब कैसी है। वो कुछ अलग ही तरीके से तनु से पूछता है, जिस पर तनु परेशान होती है और अपने पिता के पास पहुंचती है, अमर राठी के, और कहती है कि पिताजी, मेरे पास एक लड़के का फोन आया है जिसका नाम है पवन और वो प्रीति दीदी के बारे में पूछ रहा था कि उसकी तबीयत अब कैसी है। लेकिन मुझे उससे पूछने का तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर उसके पिता को शक होता है और वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी प्रीति की तबीयत के बारे में मेरी छोटी बेटी तनु के पास एक फोन आया था जिसका नाम लड़के का पवन है और वो पूछ रहा था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन मुझे उस लड़के पर शक है, मेरी बेटी के ऊपर अटैक करने में कहीं उस लड़के का हाथ ही तो नहीं। पुलिस उस लड़के से बात करने की कोशिश करती है, उसे गिरफ्तार करती है, कई दिनों तक उसे अपनी हिरासत में रखती है, लेकिन पुलिस के हाथ पवन से कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि पवन इस बात में शामिल ही नहीं था। क्योंकि प्रीति राठी के पिता ने पवन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी, कुछ जानकारी इकट्ठा करी थी। उन्होंने पता लगाया था कि जिस दिन प्रीति के ऊपर अटैक हुआ था मुंबई में, उस समय पवन रोहतक में था। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने पवन की लोकेशन पता करी तो उस दिन उसकी लोकेशन रोहतक में ही मिली, जिसके कारण पुलिस अब भी खाली हाथ घूम रही थी और ये पुलिस की सबसे बड़ी हार थी उस दिन। लेकिन प्रीति के पिता अब सीआईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि सीआईडी और सीबीआई के द्वारा उसकी बेटी के साथ जो भी हुआ उसकी आगे की जांच शुरू की जाए। कोर्ट इस बात के लिए अनुमति देता है और सीबीआई के द्वारा और सीआईडी के द्वारा, दोनों के द्वारा ये जांच आगे बढ़ती है, जिसमें सीआईडी प्रीति राठी के घर पहुंचती है दिल्ली में और आसपास के रिश्तेदारों से, मोहल्ले पड़ोस वालों से पूछताछ करती है। जिस पुलिस के सामने एक लड़की आती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला अंकुर पंवार, उसी ने ही प्रीति के साथ में ये हरकत की है, उसी ने प्रीति के ऊपर अटैक किया है। पुलिस पूछती है कि ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि अंकुर पंवार ने प्रीति पर अटैक किया है। वो बताती है कि अंकुर पंवार प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और कहीं ना कहीं प्रीति उस बात से इनकार करती थी। उसने 1-2 बार प्रीति को प्रपोज भी किया, लेकिन प्रीति ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, इन बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा, जिस पर अंकुर पंवार ने उसे धमकी भी दी थी कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और दूसरी तरफ अंकुर पंवार के परिवार वाले उसे निकम्मा और नाकारा कहते थे, प्रीति से उसकी तुलना करते थे कि प्रीति इतनी आगे पहुंच गई है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन तुम अभी तक घर में पड़े हो और बेरोजगार हो। पुलिस वाले अंकुर की तलाश शुरू करते हैं और जैसे ही अंकुर का पता चलता है तो उसे हिरासत में लेते हैं और बाकी सबूत भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले अंकुर का फोन सर्विलांस पर लगाते हैं, उसकी सीडीआर निकलवाते हैं तो पता चलता है कि 2 मई को उसकी लास्ट लोकेशन जो थी वो बांद्रा स्टेशन की थी, जिस पर पुलिस का शक गहरा होता है और उसके बारे में जब पता करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि उस दिन तुम कहाँ थे,
तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है और इधर उधर की बात करता है। परिवार वाले भी कहते हैं कि ये एक इंटरव्यू देने गया था, इसने हमें बताया था कि मैं इंटरव्यू देने गया था, लेकिन हमें इस बात का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब शक्ति से पूछताछ करते हैं उस समय अंकुर पवार के हाथों में कुछ जलने के निशान थे, जो एसिड से जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस का शक कहीं ना कहीं पक्का हो चुका था। शक्ति से पूछताछ करने पर अंकुर बताता है कि जब उसने प्रीति को प्रपोज किया तो प्रीति ने उस बात से इनकार कर दिया और उसके परिवार वाले भी उससे तुलना करते थे, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने एक प्लानिंग करी, उसने एसिड खरीदा 2 किलो और एसिड खरीदने के बाद उसने कई दिन तक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जिससे कि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रीति बांद्रा जाने वाली है, उसकी ज्वाइनिंग है, तो उसने उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करी। उसने सोचा कि अब मैं स्टेशन पर ही इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, लेकिन स्टेशन पहुंचे तक उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें वो ट्रेन में चढ़ता है, वो भी बिना टिकट, ताकि किसी को शक ना हो और आगे के लिए सबूत वो मिटा सके। जब वो ट्रेन में चढ़ता है तो ट्रेन में चढ़ने के बाद वो लगातार प्रीति पर नजर गड़ाया था, लेकिन 16 घंटे के सफर में उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। उसने सोचा था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं प्रीति पर एसिड अटैक करके और ट्रेन से कूदकर फरार हो जाऊंगा। लेकिन जिस समय उसे मौका मिला उस समय ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसमें वो डर के कारण प्रीति पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने प्रीति पर अटैक कर दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं ट्रेन से कूदकर भाग भी नहीं सकता। वो इंतजार करता है बांद्रा स्टेशन तक पहुंचने की। जब वो बांद्रा स्टेशन पर उतरती है तो वहीं पर उस पर वो अटैक करता है। लेकिन पुलिस को जब अंकुर ये बात बताता है तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि एक इंसान दूसरे से बदला लेने के लिए दूसरे इंसान से जलने के कारण क्या इस तरह की हरकत कर सकता है। और दूसरी तरफ जिस समय मीडिया वाले अंकुर के पास आते, उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करते थे, उस समय वो विक्ट्री का साइन दिखाता था और कहता था कि मैं जीत गया हूं, उसे जो हासिल करना था वो कर चुका था। लेकिन जब ये केस कोर्ट तक गया तो कोर्ट में एक महिला जज थी जिस समय ये केस चल रहा था। आज से पहले ऐसा कोई भी केस नहीं था एसिड अटैक का जिसमें मौत की सजा सुनाई गई हो। ये पहला केस था जो भारत में एसिड अटैक के लिए एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई हो। लेकिन जब महिला कोर्ट में ये केस पहुंचा तो ये दुनिया का, ये भारत का पहला केस था जिसमें एसिड अटैक के लिए एक अपराधी के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। 2016 में ये मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जैसे ही अंकुर पवार को फांसी के फंदे तक ले जाया गया तक अंकुर पवार के वकील ने इस केस को दूसरी तरफ इसका रुख मोड़ दिया। उसने बताया कि अंकुर पवार के ऊपर बेबुनियाद शक किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। जब दोबारा से सुनवाई की गई दूसरे कोर्ट में तब 2 जज थे जिन्होंने इस फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कराया। लेकिन जनता को जब ये बात का पता चला कि अंकुर पवार की जो सजा थी फांसी की उसे तब्दील कर दिया गया है उम्र कैद में, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चाहते थे कि प्रीति राठी को इंसाफ मिले। उम्र कैद की सजा शायद कम है, अगर फांसी की सजा भी सुनाई जाए तो वो भी इस केस में कम लगेगी, क्योंकि महिला जज ने एक बात कही थी जो आज से पहले शायद किसी ने ना कही हो। उन्होंने कहा था कि रेप मामले, शायद जो रेप पीड़िता होती है, जिनके साथ बलात्कार होता है, वे भी एक ना एक दिन उन्हें समझा बुझा कर वो
अपना सही तरीके से जीवन बिताना शुरू कर सकती है। दोबारा से जो उनकी जिंदगी की पटरी है वो सही राह पकड़ लेती है। लेकिन जो एक एसिड अटैक वाली जो महिलाएं हैं, जो इंसान हैं, उनकी जिंदगी कटनी बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि प्रीति राठी 1 महीने तक जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। अगर प्रीति राठी अपना चेहरा देख लेती तो शायद 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, शायद वो पहले दिन ही अपना दम तोड़ देती। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पहले कमेंट करने वाले इंसान का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।